हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नंदिनी और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की। क्योंकि हाल ही में ये बहुत ही चर्चा का विषय है हमारे देश में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और लोकतंत्र पे हो सकता है कि लोकतंत्र से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक प्रणाली है। प्रणाली कैसी प्रणाली? शासन की प्रणाली। ठीक है, लोकतंत्र एक शासन की प्रणाली है जिसमें जनता के द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। शासन किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा प्रणाली है। इस शासन प्रणाली में शासन जो किया जाता है वो जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब कि लोकतंत्र का जो आधार है या लोकतंत्र की जो शक्ति है, जो शक्ति का स्रोत है वो जनता है। जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है। अब शासन जनता के द्वारा दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष शासन और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष शासन। प्रत्यक्ष शासन अर्थात वह शासन या सरकार जिसमें जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से होती है, मतलब सीधे तौर पर जनता देश के शासन में भाग लेती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जनता एक व्यक्ति को चुनती है। जनता चुनाव होते हैं, चुनाव में जनता एक प्रतिनिधि को अपने जिसको भी वो चाहती है उस प्रतिनिधि को मत देती है, एक प्रतिनिधि चुनती है। वो प्रतिनिधि जाकर क्या करता है? शासन करता है। वो प्रतिनिधि शासन करता है और अपने ये सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करके, उपयोग करके शासन से संबंधित या सरकार में या शासन में जो अंतिम निर्णय लिया जाता है वो प्रतिनिधि के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो प्रतिनिधि भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रमुख घटक है, इसलिए इसे प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। अगर हमें पहचानना है, मान लीजिए ये तो हो गया लोकतंत्र क्या है। मतलब लोकतंत्र है कि जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा और वो जाकर शासन करेगा, उसे ही हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, अब लोकतंत्र की पहचान करने के लिए हमें उसकी कुछ विशेषताएं या फिर उसके घटक पे बात करते हैं, जिससे कुछ विशेषताओं पर बात करेंगे या घटक कह सकते हैं, जिसके द्वारा क्या होती है? लोकतंत्र की पहचान होती है। ठीक है, तो पहला जो घटक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतिम निर्णय प्रतिनिधि का होता है। तो मतलब कि देश से संबंधित प्रमुख मामलों में जो अंतिम निर्णय होता है वो किसका होता है? प्रतिनिधि का। किसके द्वारा लिया जाएगा? प्रतिनिधि द्वारा। प्रतिनिधि के द्वारा अर्थात जैसे कि कुछ देशों में ऐसा होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुन तो लेती है, लेकिन उन प्रतिनिधि का पूरी तरीके से शासन पे नियंत्रण नहीं होता है और वो देश के प्रमुख मामलों पर पूरा नियंत्रण नहीं रखते या निर्णय लेने की अंतिम शक्ति उनके पास नहीं होती है। जैसे कि हम पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं। पाकिस्तान में चुनाव तो होता है, वो अपने प्रतिनिधि को भी चुनते हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय है वो सेना के अधिकारियों द्वारा लिया जाता है। तो इस प्रकार के लोकतंत्र को लोकतंत्र कहना चर्चा का विषय है। ठीक है, तो मतलब कि पहली विशेषता है कि जो प्रमुख मामले हैं उसमें अंतिम निर्णय प्रतिनिधि, जो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, उसके द्वारा लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला घटक समझ में आया, मतलब कि देश से संबंधित प्रमुख निर्णयों में प्रतिनिधि की भागीदारी होती है, उनका निर्णय अंतिम होता है ना। पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिया, पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में जनता अपने प्रतिनिधि को चुन तो लेती है, वोट डालती है, मतदान होता है, जनता प्रतिनिधि को भी चुन लेती है, लेकिन अंतिम जो निर्णय है वो सेना के प्रमुख या अधिकारियों द्वारा लिया जाता है। क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र है या नहीं ये चर्चा का विषय है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। परंतु
उस प्रकार के लोकतंत्र को लोकतंत्र कहना सही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट घटक है, पहला घटक तो है, ये पहला घटक है। नेक्स्ट, अब जब प्रतिनिधि की बात है तो इसका तो चुनाव हो रहा है। दूसरा जो घटक है वो है निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का मतलब है कि अगर किसी देश में चुनाव हो रहे हैं, वहां पे अब क्या होता है कि लोकतंत्र में तो बहुदलीय प्रणाली है, क्योंकि अगर प्रतिनिधि ही एक होगा या पार्टी ही एक होगी तो आप चुनने का तो आपको अवसर ही नहीं मिलेगा कि आप किस में से चुनेंगे। तो मतलब लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली होती है, एक से ज्यादा दल होंगे तभी तो आपको चुनने का अवसर मिलेगा कि आपको किसको वोट देना है। ठीक है, और अगर कोई, मान लीजिए कोई पार्टी जो सत्ता में है, मान लीजिए अपनी शक्ति का प्रयोग करके चुनाव के जो भी रिजल्ट आएंगे उसमें अगर कोई गड़बड़ी करती है तो वो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। और अगर सभी को समान या स्वतंत्र अवसर नहीं दिए जाएंगे, वो भी चुनाव निष्पक्ष या स्वतंत्र चुनाव नहीं होगा। तो चुनाव कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आप चीन की बात कर लें, चीन में एक ही पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। अगर किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो उस जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे मान्यता प्राप्त करनी होगी, है ना, उसके बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है। मतलब कि यहाँ पर एक ही दल है। अब जनता को और पार्टी मिल ही नहीं रही, बहुदलीय प्रणाली है ही नहीं, एक ही पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी, आप उसी को वोट दे सकते हैं, उसी के जो भी उसके द्वारा उम्मीदवार खड़े किए गए हैं उसी को वोट दे सकते हैं। तो बहुदलीय प्रणाली नहीं है तो चुनने का अवसर जनता को नहीं मिलता है, तो उस प्रकार के लोकतंत्र को भी हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। तो निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। व्यक्ति को, जो भी नागरिक हैं, उनको पूरा अधिकार है कि वे अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुन सके। ठीक है, और ये भी अधिकार है कि जो प्रणाली है वो मतलब प्रक्रिया जो है वो सभी के लिए समान होनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी दल हो। ऐसा नहीं है कि जो सत्ता में जो दल है वो ऐसा ना करे, अपना शक्ति का प्रयोग करे, विपक्ष को कमजोर करे या फिर विपक्ष को पूरी तरीके से समाप्त कर दे। तो वो भी चुनाव के टाइम में अगर ऐसा करेंगे तो वो भी निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लोकतंत्र का आधार है, वो है सार्वभौमिक। ठीक है, अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि एक जैसे कि हमारे देश में है कि जो प्रत्येक 18 वर्ष के व्यक्ति को चुनाव में एक वोट देने का अधिकार है। मतलब कि जो भी वयस्क हो चुका है, 18 वर्ष का हो चुका है, उसको एक मत देने का अधिकार है, उसे ही हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। मतलब कि जो वोट देने का अधिकार है वो सभी को, जो 18 साल से हो गए हैं, चाहे वो किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी धर्म से आते हैं, किसी भी लिंग से आते हैं, सभी को एक वोट देने का अधिकार है एक पर्टिकुलर एज के बाद। ठीक है, उसी को बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। अब इसमें भी कहीं कहीं पे कुछ कुछ देश ऐसे हैं जिसमें क्या रहता है कि सभी को वोट देने का अधिकार नहीं होता। जैसे कि सऊदी का हम एग्जांपल ले सकते हैं। सऊदी में 2015 से पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, है ना। 2015 के बाद उन्हें यह अधिकार दिया गया है। तो मतलब कि लिंग के आधार पर वहाँ पर वोट देने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया था। तो वो सार्वभौमिक मताधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा, और ये राजनीतिक समानता भी स्थापित नहीं करेगा, क्योंकि राजनीतिक समानता तभी स्थापित होगी जब सभी को एक वोट देने का अधिकार होगा और सभी के वोट का मूल्य समान होगा, है ना। सभी के वोट का मूल्य समान होगा, इसका मतलब कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है वो आम आदमी है, और एक देश है वहाँ पे राजा या फिर राजशाही शासन है ना। उसी में किसी मामले पर दो व्यक्ति अपना मत देते हैं। एक जो व्यक्ति है वो आम आदमी है और जो दूसरा व्यक्ति है वो राजशाही परिवार से है। तो जो राजशाही परिवार से है, अगर वो व्यक्ति उस मामले पर मत देता है अपना, तो उसके मत का जो मूल्य होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो राजशाही परिवार से आता है। वहीं जो आम आदमी है उसके मत का मूल्य कम होगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लोकतंत्र में राजनीतिक समानता भी स्थापित होनी चाहिए, जो सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा होती है। ठीक है, और इसी में होता है कि एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। ठीक है।
लोकतंत्र का जो चौथा घटक है वो है संविधान, संविधान या कानून का शासन। संविधान या कानून का शासन मतलब कि जो भी शक्तियां प्रदान की गई हैं, चाहे वो सरकार के किसी भी अंग को, वो संविधान के द्वारा की जाएगी। संविधान सर्वोच्च है। संविधान में जो लिख दिया गया उसी के हिसाब से सरकार को या सरकार के अंगों को कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो संविधान का कानून होना चाहिए। वहीं सरकार कैसी होनी चाहिए? सीमित सरकार होनी चाहिए। वहीं जो शासन है वो कैसा होना चाहिए? सीमित, मतलब कि शासन निरंकुश नहीं होना चाहिए, उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। और जो नियंत्रण स्थापित किया जाएगा वो संविधान में लिखित प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा। मतलब कि जो शासक हैं या प्रतिनिधि हैं, उनको जो कार्य करना पड़ेगा करेंगे वो संविधान के आधार पर करेंगे। और अगर वो अपने अधिकारों का गलत उपयोग करते हैं या फिर निरंकुश होते हैं तो वो संविधान के अंतर्गत उन्हें नियंत्रण करने के प्रावधान भी संविधान में दिए गए हैं। और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में दखल अंदाजी ना करे। ठीक है, तो वो हो गया सीमित शासन। सीमित शासन मतलब कि नियंत्रित शासन, और वो नियंत्रण किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? संविधान के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद छठा जो घटक है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब कि व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मीडिया और प्रेस स्वतंत्र होने चाहिए। ठीक है, ताकि जो सरकार है वो उत्तरदायी हो, मतलब कि अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही हो। मतलब कि अगर वो कोई भी कार्य कर रही है तो वो जिम्मेदारी से उस कार्य को करे। ठीक है, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी तो जो सत्ता में जो दल है वो निरंकुश नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष या फिर प्रेस उनको समय समय पर अपने जिम्मेदारियां याद दिलाते रहेंगे। इस प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और प्रेस की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सातवां जो घटक लिख सकते हैं वो प्रेस लिख सकते हैं। वैसे प्रेस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आ सकता है, प्रेस या मीडिया। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और उसमें प्रेस और मीडिया भी होनी चाहिए, ताकि सरकार उत्तरदायी रहे, नियंत्रण में रहे। विपक्ष अपना पक्ष रख सकता है जो सरकार को अपनी जिम्मेदारी याद दिला सके। अब हम बात करेंगे भारत में लोकतंत्र। तो भारत में जो लोकतंत्र है उसे संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। भारत में जो लोकतंत्र है उसे संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि संसद में ही जो प्रतिनिधि हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, वो कहाँ रहते हैं? संसद में रहते हैं। और संसद के द्वारा ही भारत से संबंधित या देश से संबंधित सभी निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, और ठीक है, भारत में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंग 3 हैं। पहला है विधायिका, उसके बाद है कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो है वह सभी नियम कानून का निर्माण करती है। जो भी कानून बनाती है वो विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं लोकतंत्र में। और उन कानूनों का क्रियान्वयन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। और अगर उन कानून से संबंधित कोई भी मुद्दे उठते हैं तो वो विवाद या मुद्दे सुलझाने का, जो भी मामले सुलझाने का जो अधिकार है वो किसके द्वारा किया जाता है? या अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। ठीक है, तो लोकतंत्र के अंग कितने हैं? भारत में लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 3 हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब हम स्तर की बात करें, लोकतंत्र के स्तर
स्तर भी 3 हैं। एक है केंद्र, उसके बाद है राज्य और उसके बाद है स्थानीय शासन, स्थानीय स्वशासन। या स्थानीय संस्था है ना। केंद्र जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार, राष्ट्रीय स्तर की सरकार है। केंद्र क्या है? राष्ट्रीय स्तर की सरकार। ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर पर शासन संचालन का कार्य करती है, जो पूरे संपूर्ण देश के लिए होता है। उसी प्रकार जो फिर है राज्य स्तर पर, जो राज्य स्तर पर कार्य करती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, राज्य सरकार केंद्र स्तर पर कार्य करती है। वहीं स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है ग्राम पंचायत, ग्राम या नगर पालिका। नगर पालिका, ठीक है। तो केंद्र स्तर पर जो कार्य संचालन का कार्य किया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत या नगर पालिकाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकतंत्र के स्तर। तो भारत में लोकतंत्र के 3 स्तर हैं: केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। ठीक है, केंद्र स्तर पर जो शासन संचालन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र के द्वारा, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा। वहीं राज्य स्तर पर शासन का संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार के द्वारा किया जाता है। स्थानीय स्तर के 2 अन्य स्तर हैं, वो है ग्राम पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, तीनों ही स्तर में जनता की भागीदारी होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक है, जनता तीनों ही स्तर में भागीदार रहती है, मतलब तीनों ही स्तर के चुनाव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। ठीक है, अभी जैसे कि भारत, अगर हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि भारत में लोकतंत्र भी है और भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है और एक गणराज्य भी है। लोकतंत्र का मतलब है कि भारत का जो प्रतिनिधि है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, उसका मतलब वो निर्वाचित होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना? अगर लोकतंत्र है तो मतलब जनता के द्वारा चुना जाएगा प्रतिनिधि। और अगर गणराज्य है तो जो प्रतिनिधि का पद है या प्रमुख का पद है, देश के प्रमुख का पद है, वो वंशानुगत नहीं होगा। वो प्रत्येक एक निश्चित काल के बाद वो प्रतिनिधि दोबारा चुनकर आ सकता है या कि उस पद पर किसी और प्रतिनिधि का चुनाव किया जा सकता है। तो वो हो गया गणराज्य, है ना। तो हमारा भारत वो है लोकतांत्रिक गणराज्य। वहीं ब्रिटेन है वो एक केवल लोकतंत्र है, वहां पर गणराज्य नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक कार्यपालिका है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। लेकिन वो जो उनके देश का जो प्रमुख है वो एक राजा या रानी होते हैं, इसलिए, और वो पद कैसा है कि वो वंशानुगत है, इसलिए वहां पर क्या है, गणराज्य नहीं है, केवल लोकतंत्र है। लेकिन हमारे देश का जो प्रमुख का पद है वो वंशानुगत नहीं है, एक निश्चित काल के बाद या समय अंतराल के बाद उस पद पे फिर से चुनाव किया जाता है, इसलिए हमारा देश कैसा है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, भारत कैसा है, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र और गणराज्य दोनों में अंतर है। ठीक है, उसके बाद अभी एक इंडेक्स जारी हुआ जिसमें लोकतंत्र जिन देशों में लोकतंत्र है उनकी रैंकिंग जारी की गई। इसमें भारत का जो स्थान है वो 41वां है, 41। फ्लैट डेमोक्रेसी को दोषपूर्ण डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। आज हमने लोकतंत्र से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों पर हमने चर्चा की। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।